से पढ़ लिया आपके पास की लिमिटेशन करना जरूरी है। लिमिटेशंस क्या कहती हैं? Limitation number 1, it does not indicate the direction in which change occurs, the changes occurs। दूसरी लिमिटेशन क्या है? हम सिस्टम को हीट कर रहे हैं, लेकिन हमारे को ये नहीं पता है कि हमारा सोर्स क्या है, वो हीट आई कहां से। देखिए सेकंड लिमिटेशन, the first law of thermodynamics gives no information about the source of heat। First law of thermodynamics gives no idea about the source of heat, whether it is hot or cold। समझ रहे हैं? Whether it is hot or cold body। क्लियर? अब तीसरी लिमिटेशन क्या बनती? तीसरी लिमिटेशन में ध्यान सुनना, बार बार एक बात कह रहे हैं डी क्यू डी यू डी डब्ल्यू। डी का मतलब क्या है? चेंज, हीट को चेंज किया, इंटरनल एनर्जी को चेंज किया, वर्क को चेंज किया, लेकिन कितना चेंज किया नहीं मालूम। It gives no about the extent of change। Third limitation, it gives no idea about the extent of change। Am I clear? Yes, sir। अब फिर से हेडिंग डालेंगे। अब ये कोई फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन नहीं करेंगे, हेडिंग डालिएगा साइक्लिक प्रोसेस। मैंने पहले ही बोल रहा था कि बहुत बार आएगा, ठीक है ना? तो हेडिंग डालिएगा साइक्लिक प्रोसेस। किसी को साइक्लिक प्रोसेस अच्छे से जानना तो केवल उसकी दो बातें याद रखें। पहला, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसीलिए मैंने du क्या लिखा था? दूसरी बात पहले ग्राफ बना लो फिर समझाऊंगा। ये वॉल्यूम, ये प्रेशर, ऐसे था ना? पीवी कर्व, पीवी ग्राफ बार बार बोला जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम है, ठीक है? और प्रेशर वॉल्यूम है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होता है हमारा? वर्क डन। मतलब हम प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ से क्या निकालेंगे? केवल वर्क डन, ठीक है? तो हमारी एक साइक्लिंग प्रोसेस है। इन बुक से दिख रहा है, आप यहां देख लीजिए, अपना ऐसे मैं कर लूंगा। हम इनिशियली यहां पे हम नहीं है, हमारा सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम इस स्थिति में आकर रुका हुआ, इस कंडीशन पे है कि इस दौरान
वॉल्यूम कितना है V1 और प्रेशर कितना है P1। बोला सर आपने V1 P1 लिखा, P1 V1 क्यों लिखा? एक्स एक्सिस को पहले लिखा जाता है कोऑर्डिनेट उसका, और वाई का कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है ना। एक्स वॉल्यूम तो V1 P1 V1 इसको ना लिखिए, ग्राफ हटा देगा। मान लीजिए एक प्रोसेस में चेंज आया, हम यहां पहुंच गए, ठीक है। इस तरह वॉल्यूम कितना V2 और प्रेशर कितना P2, चेंज है ना, अलग अलग वॉल्यूम अलग अलग टेंपरेचर, ठीक है। अब करना क्या सर, ध्यान सुनना। अगर मेरे को केवल इस प्रोसेस का वर्क डन निकालना तो मैं इस कर्व के नीचे का एरिया निकाल लेता हूं। ध्यान करो, आइसोबैरिक प्रोसेस जहां पर प्रेशर कांस्टेंट था, हमने कर्व के नीचे का एरिया निकाला था P into V2 minus V1, लेंथ into ब्रेथ बोला था। हालांकि ये कर्व है तो भी आपको निकालना आ सकता है। अरे भाई हालांकि इस कर्व के नीचे का एरिया निकालना बड़ा आसान है। बर्डन बाय वेरिएबल फोर्सेस आपने पढ़ा होगा एक बार, बर्डन के। यस सर। आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का एरिया निकाल दीजिए, यस सर। लेंथ इनटू ब्रेथ करके और कंप्लीट बर्डन निकालने के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। ये हमने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था, यस सर। इसको निकालना तो बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, चलो ठीक है निकल जाएगा। लेकिन एक साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है, घूम फिर कर हमारी प्रोसेस उसी सिचुएशन पर आकर खड़ी रहेगी जहां पर पहले थी। And the second thing is that it won't follow the same steps, सेम कर्व को रिट्रेस नहीं हो सकती, ये चाहे तब भी सेम स्टेप्स को फॉलो नहीं कर सकती। मतलब कर्व के ऊपर कर्व नहीं आएगी, आने जाने वाली कर्व अलग अलग होगी। आया घर से किसी और रास्ते से, जाया किसी और, जाएगा किसी और से। क्योंकि जब यहां पर वॉल्यूम बढ़ा तो एक्सपेंशन हुआ, ये प्रोसेस एडियाबैटिक एक्सपेंशन और ये आइसोथर्मल कंप्रेशन। हालांकि एडियाबैटिक भी होगा, फर्क नहीं पड़ता, वो बात का हिस्सा, मैं अपने आप समझाऊंगा उसको कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। बट फिलहाल के लिए दो बातें ध्यान रखना। पहला, इंटरनल एनर्जी जीरो, सेम का फॉलो नहीं होगी, से अपना रिट्रेस नहीं करेगी अपने पाथ को। और नेटवर्क दर निकालने के लिए कोई चाहे कुछ मर्जी समझाए, कैसी भी साइक्लिक प्रोसेस हो, जरूरी नहीं कि ये साइक्लिक प्रोसेस सिर्फ ऐसी ही होगी, ऐसी भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी भी हो सकती है साइक्लिक कैसी, यहां से शुरू हुए थे कहीं पे आ गए। कंडीशन ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूं क्या है, अगर आपके सामने साइक्लिक प्रोसेस आ गई, ऐसा क्लोज कर्व आ गया, लूप आ गया, तो आपका जो वर्क डन होगा वो इसके बीच का एरिया होगा। बाय हुक और बाय क्रूक आप इसको भी समझ लीजिए तो फायदे में रहेंगे। आगे जाकर कार्बन साइकिल आपके पूरे पास नंबर में 110% आपके फाइनल में जी। पेपर मैंने नहीं बनाना, लेकिन फिर भी आपको कार्बन साइकिल मिलेगी, ठीक है। उसके बिना पेपर सेट हो ही नहीं सकता। तो साइक्लिक प्रोसेस की दो बातों को आपने समझा। पहला, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब इंटरनल एनर्जी कितना, चेंज इन एनर्जी कितना, जीरो। और दूसरा, अगर आपको वर्क डन निकालना तो कर्व के लूप के बीच का एरिया। क्लियर स्टेटमेंट लिखिए। It consists of series of changes, cyclic process. It consists of series of changes which return the system back to its initial state. उसके नीचे दोनों बातें लिखेंगे। पहला, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब इंटरनल एनर्जी जीरो, ग्राफ बनाएंगे। और क्या लिखेंगे ये देखिएगा,
अगर इस दौरान का बंधन ये ए, ये बी, ये सी, ये बी है, तो जो नेट बंधन आएगा वो क्या आएगा? बंधन किसी को होगा एरिया किसका? ए बी सी डी बी, ये बस। ठीक, क्लियर? हेडिंग डालेगा नॉन साइक्लिक प्रोसेस। नॉन साइक्लिक प्रोसेस कौन सी होती है? जो अपनी इनिशियल स्टेट में वापस ना आए। सिंपल, लिखिए, इट इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस इट काट देना, इट इज काट देना, द सीरीज ऑफ चेंजेस, द सीरीज ऑफ चेंजेस, the series of changes involved do not return the system back to its initial state. Do not return the system back to its initial state. Do not return the system back to its initial state. Back to its initial state. Time लगेगा। कितनी देर रहेगी? 7 मिनट है ना। हेड डालेगा हीट इंजन, हीट इंजन, हीट इंजन। ध्यान सुनना, वेरी सिंपल, इजी, ध्यान सुन, कुछ नहीं है इसके अंदर। हीट इंजन समझाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। एग्जैक्टली इंजन क्या होता है? इंजन के अंदर होता है पिस्टन दैट गोस अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, जैसे सिलेंडर्स होते हैं। जैसे कि अगर आपने बाइक सुनी तो 2 सिलेंडर बाइक्स होती है, 3 सिलेंडर बाइक्स होती है, गाड़ी 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 8 सिलेंडर। हम जो नॉर्मल गाड़ी देखते हैं जो 3 सीटर होती है, सॉरी 5 सीटर होती है, जो नॉर्मल है वो 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर पे बेस्ड होती है। ठीक है, जो एसयूवीज होती है, जो बड़ी गाड़ी है, वो 7 सिलेंडर 6 सिलेंडर्स पे बेस्ड होती है। बेसिकली क्या है, इसके अंदर सिलेंडर्स के अंदर एक पिस्टन होता है जो कि अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन मूव करता है। बोला सर ये क्या है? अरे भैया आपके पहिए को घुमाना है, एंड दिस इज अ साइक्लिंग प्रोसेस। पहिया घूमकर फिर से उसी पोजीशन पे, फिर से उसी पोजीशन पे, तो पिस्टन को घुमाना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, अब छोटा सा एक सवाल, हालांकि इस स्थिति से जुड़ता नहीं, छोटा सा सवाल, हमारी गाड़ी या कोई व्हीकल किससे चलता है? फ्यूल, दैट में भी पेट्रोल और दैट में भी डीजल, सीएनजी वगैरह की बात होती है। एक बात पूछनी है हमने आपसे, पेट्रोल और एलपीजी या सीएनजी में फर्क है? तो दोनों में गाड़ी चल कैसे जाती है? एक में फ्लूइड डल रहा है लिक्विड फॉर्म में, एक में फ्लूइड डल रहा है गैस फॉर्म में, हालांकि दोनों फ्लूइड है। हीट का तो कोई सिस्टम नहीं है। आप सेम इंजन, डीजल इंजन में, पेट्रोल इंजन में सीएनजी यूज कर सकते हैं।
बेसिक डिफरेंस क्या है समझ रहे हैं? बेसिक डिफरेंस क्या है और बेसिक कॉमन बात क्या है? बेसिकली समझिए, हमारी गाड़ी या कोई भी व्हीकल पेट्रोल पे नहीं चलती, ना डीजल पे चलती। जो आप पेट्रोल, आप नॉर्मल बाइक की बात करते हैं, आपकी बाइक में पेट्रोल ही मिलता है, डीजल तो मिल नहीं सकता। वो भी इंजन आपका पेट्रोल पे नहीं चलता। एंड दिस इज द हार्ड फैक्ट। बोला सर डलवाते तो हम पेट्रोल ही समझिए। हमने एक प्रॉपर्टी भी अभी हम बात कर रहे थे, तो हमने क्या था कि पेट्रोल जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, बोल नहीं इवेपोरेट, फ्री एक्सपेंशन है ना। तो यही खास बात आती है जब वो जाता है टैंक के बाद पाइप के थ्रू, चीज उसका नाम नहीं, खैर बेटा, वहां पर इसकी जो भाप है उसका इस्तेमाल ठीक है, पेट्रोल की भाप, वेपर्स का। एक स्पार्क प्लग आपने सुना होगा, स्पार्क प्लग होता है उसके तो इग्निशन जो आप चाहे किक मार के कीजिए, चाहे सेल्फ स्टार्ट कीजिए, चाहे धक्का मार के वो आपकी हमने इग्नाइट करना है। इग्नाइट का मतलब क्या है कि उसके अंदर एक छोटा सा स्पार्क प्रोड्यूस करना है। जैसे आप फ्यूल जलाते हैं तो एक छोटा सा इग्निशन देते हैं, उसके बाद अपना प्रोसेस अपने आप कंटिन्यू करता है। सेम काम वहां पे, छोटा सा इग्निशन देना है ताकि आपका फ्यूल बर्न होना स्टार्ट हो जाए। फ्यूल नहीं, उसका वेपर फॉर्म। क्लियर? अगली बात, हमारे हीट इंजन दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज, हालांकि द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन एंड द सेकंड वन इज इंटरनल कंबशन इंजन। जो हमारे स्टीम इंजन होते थे, ध्यान है वो कोयले वाला ही था, कोयला डाल रहा था, डालते कोयले से, जो वहां पर आपका जो फ्यूल है वो इंजन के बाहर बर्न हो रहा है, तो दैट इंजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंबशन इंजन। और आज की डेट में जो आप इंजन यूज कर रहे हैं वो क्या है? इंटरनल कंबशन। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस बताऊं, और दोनों की एक नेगेटिव पॉइंट क्या है? दोनों में से किसी की भी एफिशिएंसी 50% से ज्यादा नहीं, मतलब हाफ ऑफ द फ्यूल वी यूज्ड गॉट वेस्ट। किसी भी इंजन की 50% से ज्यादा एफिशिएंसी नहीं होती, वो चाहे आवाज के रूप में निकले एनर्जी, चाहे हीट की, आपका इंजन गर्म भी हो रहा है, आवाज भी निकल रही है, जितना ज्यादा गर्म होगा, जितनी ज्यादा आवाज निकलेगी, एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा, उतनी एफिशिएंसी घटेगी। समझ रहे? 100 का तेल डलवा रहे तो मान के चल 50 का आपके काम है, 50 का वेस्ट। और जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं उनकी एफिशिएंसी कभी 30-35 के अराउंड रहती है, 70% वेस्ट। अब सबसे बड़ी बात सर, हीट इंजन होता क्या है? अब मुद्दे पे आते हैं। अगर आप उसको डिफाइन करने पे आए हीट इंजन को, द डिवाइस which converts heat energy into mechanical energy। अब क्लियर? बोला सर एक हीट इंजन का एक डायग्राम बना दो। हीट इंजन का डायग्राम बनाना तो बड़ी बात नहीं है, छोटा बच्चा भी बना सकता है। इसके लिए केवल 3 चीजों का इस्तेमाल करना है, 1 2 3, बस। दिस इज कॉल्ड सोर्स। सोर्स इज ऑलवेज एट हाई टेम्परेचर। जब T1 अगर टेम्परेचर ज्यादा जरूरी है, source is always at higher temperature T1. This is sink,
lower temperature T2, and this is the working substance, your engine. हीट देते हैं, ये काम करता है, जो बची हुई हीट है वो किसके पास चली जाती है? सिंक के पास, हाई टू लो जा रही है। सिंपल, ये आपका हीटिंग है, कुछ नहीं है इसके अंदर, एक छोटा सा